मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल आज डॉक्टर के रूप में नहीं, पेशेंट के रूप में आपसे बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था और ये मेरा 11वां दिन है कोविड पॉजिटिव का। आपको मैं अपनी कहानी बताने वाला हूँ। मेरी कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जिससे कि आप सीरियस ना हो जाएं। वह एक डॉक्टर के नाते भी, पेशेंट के नाते भी बताऊंगा, जिससे बहुत लोगों को सीख मिले। क्योंकि कोरोना के केसेस आप जानते हैं कि तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 80-80 हज़ार केसेस एक दिन में बढ़ रहे हैं। मेरे साथी बहुत सारे डॉक्टर्स को भी तेज़ी से होने लगा है कोरोना। और ये सारे एक्सपीरियंस और मेरी अपनी स्टोरी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। मैंने सोचा तो क्यों ना आज मैं शेयर कर रहा हूँ। पूरी तरह अभी ठीक नहीं हुआ हूँ, वीकनेस है, 11वां-12वां दिन है। और स्टार्ट करते हैं मुझे कब से हुआ, कैसे हुआ। यहाँ से 19 अगस्त को मैंने हल्का सोर थ्रोट महसूस किया, गले में खिचखिचाहट सी और शिवरिंग सुबह सुबह। तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं खिड़की खोल कर सो रहा था और बाहर बारिश थी, मुझे लगा कि बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से मुझे शिवरिंग हुई है। लेकिन मैंने फिर टेम्परेचर नापता रहा मैं दिन भर, लेकिन मुझे एक भी बार बुखार नहीं आया। गला थोड़ा ख़राब था, लेकिन मैंने मिलना बंद कर दिया। उस दिन मैं अपने डिपार्टमेंट नहीं गया, इस आशंका में कि कहीं मैं कोविड से एक्सपोज तो नहीं हूँ। क्योंकि मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, सीनियर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हूँ, और मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारी मीटिंग्स लेते हैं हम लोग, या कोरोना पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं, जनरल पेशेंट को भी कर रहे हैं। और मैं अपना क्लिनिक भी रन कर रहा था लगातार पिछले, जब से कोविड आया तब से बिल्कुल भी बंद किए बिना। बहुत सारे पेशेंट्स देख रहा था रोज़। तो ये आशंका हमेशा थी कि किसी ना किसी दिन मुझे ज़रूर होगा। और बच्चों के केस में क्योंकि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, सबसे ज़्यादा बच्चों के ही डॉक्टर्स में भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। उनकी मृत्यु भी ज़्यादा हुई है जो भारत भर में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। बच्चे मास्क नहीं पहनते हैं कई बार और रोते हैं तेज़ तेज़ आवाज़ में, तो वायरस अंदर जाने का रिस्क रहता है। खासकर हम जब कोई प्रोसीजर कर रहे हो, जैसे कि इंट्यूबेशन या कोई वैक्सीन लगा रहे हो, तो रिस्क तो हमेशा रहता है। तो मुझे ये आशंका हमेशा थी। साथ में मेरा एक स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी कोरोना हो चुका था, हालांकि मैं उससे मिला नहीं था। अच्छी चीज़ मैंने ये की कि मैंने सबसे मिलना बंद कर दिया। और इस बात की मुझे खुशी है जिस वजह से मेरी वाइफ, बच्चे, सास ससुर, क्लिनिक में काम करने वाला स्टाफ, स्टूडेंट्स, बाकी मरीज, मैंने जो मरीज देखे इस बीच, उन सबकी टेस्टिंग करवाई हमने और सारे निगेटिव आए। तो मुझे खुशी है कि ये मुझ तक ही सीमित रहा मेरे इर्द गिर्द में। लेकिन मुझे कहाँ से लगा, मुझे इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं। तो ये 19 तारीख को हुआ था, बट ये 19 को मुझे नहीं लगता हुआ, मुझे बाद में हुआ 19 को। क्योंकि मुझे फीवर आया नहीं और मैं 2-3 दिन रेस्ट, मैंने घर पे रहा कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया ये सोचकर, और मुझे ना तो बुखार आया, गला भी ठीक हो गया, तो मैं फिर से क्लिनिक चला गया। लेकिन मुझे 24 तारीख को जो है, जब मैं थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था एक जगह, मुझे बहुत अजीब सी थकावट महसूस हुई। और उस दिन मेरी वाइफ ने मेरे लिए खाने में, लंच में कुछ अच्छा सा बनाया था, और मैं एक कौर भी नहीं खा पाया। मुझे अच्छा नहीं लगा। जो टेस्ट लॉस होता है बोलते हैं, ये स्मेल लॉस, ऐसी स्थिति नहीं थी। मैंने देखा कि मुझे टेस्ट आ रहा था, स्मेल थी, सब सेंसेशन थे, बट अच्छा ही नहीं लग रहा था और बहुत अजीब सी वीकनेस लग रही थी। मेरे पास ये पल्स ऑक्सीमीटर था, मैंने इसको टेम्परेचर नापा तो मुझे 99.5 का टेम्परेचर, जो एक पैरास्टामोल से उतर गया, शाम तक आ गया था। और मैंने पल्स ऑक्स देखा तो मेरा हार्ट रेट काफ़ी तेज़ चल रहा था, जो कि 130 तक जा रहा था और कभी कभी 140 तक जा रहा था। हार्ट रेट देखकर और हार्ट रेट जंप कर रहा था, और मुझे लग गया था कि मुझे कोविड हो सकता है। क्योंकि मेरे जो सिम्टम्स थे, जैसे कि एनोरेक्सिया, जिसे खाना नहीं खाना बोलते हैं, बॉडी एक, थकावट और हल्का बुखार और हल्का सा गला ख़राब होना, तो ये सिम्टम्स थे। तो मैंने तय कर लिया कि मैं सारे इन्वेस्टिगेशंस कराता हूँ। 24 की रात मैंने काटी और 25 की सुबह मैंने मेडिकल कॉलेज में अपना ये नोज़ का सैंपल दे दिया, RT-PCR का। लेकिन साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है आम लोगों को समझना कि ये जो सारे डॉक्टर्स करते हैं, मेरे साथ के बहुत सारे दूसरे डॉक्टर्स भी इस समय बीमार हुए हैं, उन सब ने और हमने पहले ही दिन एक्सरे कराया छाती का, अपार्ट फ्रॉम कोविड टेस्ट। ब्लड टेस्ट कुछ कराया जिसको CBC, CRP, डी डायमर करके टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट इसलिए होते हैं कि यदि आप कोविड पॉजिटिव हैं और इसके साथ में यदि डी डायमर ज़्यादा है या CRP ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा गंभीर की तरफ जा सकते हैं। ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर लोग 80% 85% लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला है। वो घर पर बड़े आराम से ठीक होने वाले हैं, कुछ भी किए बिना, एक नॉर्मल फ्लू की तरह। उनको हो सकता है पता भी ना चले कि उनको कुछ हुआ था, ठीक है, खासकर यंग लोग, बच्चे लोग। लेकिन जो लोग 45 के ब्रैकेट से ऊपर होने लगते हैं, मैं 46 का हूँ, उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स की संभावना बढ़ती है। कुछ यंग डॉक्टर्स भी डेथ हुई है। ये मत समझिए कि यंग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बट मैं एक प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो 80-85% लोगों को तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन बाकी को
आगे बढ़ सकता है। तो वो आगे ना बढ़े इसलिए हमको पहले ही दिन पर चीज़ों को क्लैरिटी होना चाहिए। तो मैंने CBC, CRP, डी डायमर ये वगैरह ये जो टेस्ट होते हैं, ESR, SGPT वगैरह ये सब करा लिए थे और ये फॉर्चुनेटली सारे ठीक ठाक थे मेरे। ठीक है, CRP वगैरह भी ठीक ठाक। लेकिन साथ ही साथ में एक और टेस्ट मैंने शाम तक कराया क्योंकि मुझे हल्की ब्रीदिंग डिफिकल्टी महसूस हो रही थी। वह होता है CT स्कैन चेस्ट का। CT स्कैन चेस्ट का थोड़ा सा महंगा टेस्ट है लेकिन चलेगा। कोविड से लड़ना है तो 3-4 हज़ार 5,000 जो भी होता है, ठीक है। तो वो उसमें मेरे लंग में मैंने CT स्कैन जब मेरा हुआ और उसके बाद मैंने खड़े होकर स्क्रीन पे खुद ही देख लिया था। डॉक्टर होने के नाते समझ आ गया कि मेरे को लंग में धब्बे हैं छोटे छोटे से दोनों साइड पोस्टीरियरली, ठीक है, बायलेटरल, जो कि कोविड का फीचर है कि कोविड में जो शुरुआती निमोनिया होता है वो लंग्स में CT स्कैन में पोस्टीरियर लोब्स में ज़्यादा दिखता है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज जैसा। तो वो मुझे दिखा और तब मैंने अपने दोस्त, मेरा फ्रेंड है जो कि कोविड का ट्रीटमेंट करते हैं जबलपुर में, वो उनको फ़ोन किया और हमने तुरंत तय किया, डॉक्टर शैलेंद्र, और हमने तय किया कि मुझे एडमिट करना चाहिए क्योंकि मेरे हार्ट धड़कन भी बढ़ी हुई थी, पसीना बहुत आ रहा था और साथ में भूख तो लग नहीं रही थी, बिल्कुल खाना छोड़ ही चुका था। मेरा SpO2 जो मैं लगातार देख रहा था, ये आपके पास होना चाहिए यदि घर में किसी को कोविड है और आप घर पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं या बुखार है इस समय किसी को भी, क्योंकि कोविड में कई बार SpO2 ड्रॉप हो जाता है और लोगों को पता नहीं चलता। और जो डेथ्स होती हैं कोविड में इस गलती की वजह से होती हैं कि लोगों को SpO2 ड्रॉप हो चुका है क्योंकि सांस इसमें बहुत तेज़ नहीं पड़ती है शुरू में, इंसान दूसरे फैमिली मेम्बर्स नहीं समझ पाते हैं। तो इस वजह से, इस गलती की वजह से SpO2 94 के नीचे यदि जा रहा है आपका, तुरंत डॉक्टर को संपर्क करेंगे। आमतौर पर ये 95 से 99 के बीच में वैरी करता है। तो मेरा SpO2 98-99 चल रहा था, ठीक है, ऐसा होगा। ये उंगली में लगा लेते हैं। उंगली कभी भी मतलब उंगली जो है कभी यदि बहुत पतली हो, बच्चे की तो गलत आ सकती रीडिंग, गीली हो, ठंडी हो, ठीक है, तो आप फिंगर को बदल कर भी देख सकते हैं, थंब को भी लगा कर देख सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें आप ग्रेड 2 वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये 3-4 हज़ार 5,000 की डिवाइस है, किसी से मिल जाए उधार, किसी डॉक्टर से, या खरीद लें जैसे भी, यदि कोई घर में आप केयर कर रहे हैं तो, क्योंकि SpO2 मॉनिटर करना बहुत ज़रूरत है। SpO2 समय पर यदि ड्रॉप होने के पहले हमें पता चल जाए तो हम जान बचा सकते हैं। जान प्रकृति बचाएगी 80-85% लोगों की, लेकिन हम बात करें वो 5% जो कि डिटोरेट हो सकते हैं, और आपको ये जानना है कि कहीं उन 5% में आप तो नहीं आ जाएंगे। तो मुझे एडमिट कर लिया गया और कोविड के लिए जो ट्रीटमेंट होता है प्रोटोकॉल वो दे दिया गया मुझे। कोविड की कुछ दवाएं आई हैं जो अप्रूवल हुआ है, लेकिन ये हमेशा प्रॉपर हॉस्पिटल सेटिंग्स में, जैसे कि रेमडेसिविर है, फेविपिराविर है, इस तरह की दवाएं आजकल जो यूज़ हो रही हैं वो मुझे प्रोटोकॉल दिया गया। और मैं 2 दिन में, इनफैक्ट अगले दिन मुझे काफ़ी बेटर लगने लगा था और 3-4-5 दिन में मैं काफ़ी ठीक हो गया था। 6वें दिन से मुझे डिस्चार्ज मिल गया और मैं घर पर अब आराम कर रहा हूँ। लेकिन वीकनेस बहुत है, अभी भी दवाएं चल रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं, जिससे कि मेरे लंग में फाइब्रोसिस वगैरह डेवलप ना हो, लंग्स की प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। इसलिए ज़्यादातर कोविड के केस जो डिटोरेट होते हैं वो 5 दिन से लेकर 10-11 दिन की विंडो पर होते हैं। तो मैं वीडियो 2 दिन से बनाने की सोच रहा था, लेकिन आज इसलिए बनाया क्योंकि ये 11वां दिन है, थोड़ा सेफ हो गया ना, नहीं तो पता चला मेरा वीडियो रिलीज़ हो गया और मैं गड़बड़ हो गया। तो इस वजह से आज 11वें दिन पर मैंने वीडियो बनाने का तय किया, क्योंकि 5 से 10-11 दिन पर ही सबसे ज़्यादा डिटोरेशन देखने मिलते हैं। लेकिन डिटोरेशन जो ख़राब होने के जो साइंस हैं वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस में आपको दिख जाते हैं। CT स्कैन चेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। यदि किसी को तेज़ बुखार आ रहा हो, खाना पीना ना खा रहे हो, सांस में दिक्कत हो, तो CT स्कैन चेस्ट होना चाहिए। CT स्कैन चेस्ट का सबसे अच्छा पीरियड होता है आपके ऑनसेट ऑफ सिम्टम, जब पहला दिन, जिस दिन से लक्षण शुरू हुआ उस दिन से लेके 5 से 10वें दिन पर CT स्कैन में सबसे ज़्यादा आपको चेंज दिखेगा। 5 से 10 भी ज़्यादा बोले, उन्हें 5 से 7 दिन में करा लेना चाहिए, जिससे आपको पता चलता है। तो मुझे क्योंकि 24 तारीख को CT स्कैन में चेंज थे, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं शायद, और छोटे चेंज थे, मुझे लगता है मैं 21 तारीख के आसपास मैंने कहीं से कांटेक्ट किया, मुझे कोई आइडिया नहीं कहाँ से किया, इतने सारे लोगों से मिल रहा था, इतने पेशेंट्स देख रहा था लगातार। लेकिन फिर बाद में 20 तारीख को एक देखे हुए मेरे पेशेंट पॉजिटिव निकले। तो हो सकता है कि मैंने उनके बच्चे को वैक्सीन लगाया था और वहाँ से मुझे हुआ हो, कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कहीं और से हुआ हो, कह नहीं सकते। पीडियाट्रिशियंस ज़्यादा बीमार होते हैं कोविड से, और उनकी डेथ्स भी हुई हैं। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, क्योंकि बच्चे मास्क नहीं लगाते हैं, खासकर कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, हम वैक्सीन लगा रहे हैं तब तो मास्क नहीं लगाते, तो हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपोज होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मेरा अभी से आगे क्या होगा। तो मैं मुझे ऑफिशियल जो क्वारंटाइन है मेरा 9 तारीख तक है, वो करूँगा।
इसकी कुछ दवाएं हैं चल रही हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। जिंक, विटामिन सी, ये सब आपको लेना है। आराम, अच्छा न्यूट्रिशन, फैमिली सपोर्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऐसा होता है और स्थिति ख़राब होने की तरफ भी जा सकती है तो आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो सारे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, ये जो फ़ोन पर आपसे बात कर रहे होते हैं, और ये वाला कोविड वाला पेशेंट अकेला पड़ा रहता है ना, उसके वो किसी और से नहीं मिल सकता है। मैं अभी भी अपने कमरे में अकेला ही रहता हूँ। तो ये इस वजह से फैमिली का सपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है। इमोशनल सपोर्ट, खासकर जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनके लिए मोबाइल फ़ोन से रोज़ बात कर लेना, उनको वीडियो कॉल कर लेना बहुत संबल देता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वह है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यदि बीमार हो गए हैं तो दूसरों को इन्फेक्ट ना करें और ना हो, ये सबसे ज़्यादा। तो मुझे दिल से जो सबसे ज़्यादा खुशी इस एपिसोड से है वो 2 चीज़ों की है। एक तो डॉक्टर होने के नाते मैं इम्यून हो जाऊंगा लंबे समय के लिए, तो मुझे ये डर जो रोज़ तलवार लटकी रहती थी वो कम रहेगी। हालांकि मैं पूरे प्रिकॉशन फिर भी लूँगा, लेकिन मेरी संभावना दोबारा कोविड होने की ना के बराबर होगी, बहुत कम, जो रिसर्च कह रही है उनके अनुसार। ठीक है, दूसरा ये है कि मेरे इर्द गिर्द के लोग, क्योंकि मैंने सही समय पर स्टेप्स लिए, तो वो कोई भी बीमार नहीं हुआ। मैंने ऐसी फैमिली भी देखी जब मैं एडमिट था जहाँ पर एक ही फैमिली के 5-5 लोग भर्ती हैं, हस्बैंड, वाइफ, माता पिता, बच्चे, सारे भर्ती हैं और उनकी आपस में केयर करने वाला कोई नहीं है। आपस में उनसे सब अलग अलग कमरों में, अलग अलग जगहों पर हैं, और जो प्राइवेट में उन पे फाइनेंशियल बर्डन ह्यूज पड़ रहा होता है, इवन इंश्योरेंस भी सैचुरेटेड हो जाते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हाईली कंटेजियस है, तो आप यदि आपको बुखार है, सर्दी है, कभी भी आपने कोविड जांच कराई या नहीं कराई, तुरंत अलग हो जाइए दूसरों से। सबसे पहला काम ये कीजिए, खासकर घर में यदि बुजुर्ग हैं तो, बच्चे हैं तो, क्योंकि बच्चे दूसरों को भी लगा सकते हैं, भले वो ज़्यादा बीमार खुद नहीं पड़ते। तो सबसे आप अलग पहले कीजिए, फिर बाद में टेस्टिंग वगैरह के लिए आप जाइए। साथ में ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें टेस्ट में, जो यदि सीटी स्कैन चेस्ट, यदि आपको ज़्यादा सिम्टम्स ज़रा भी लग रहे हैं, जिससे हमें समय पर पता हो कि लंग में तो आपको कोरोना नहीं पहुंच गया है, लंग में पहुंच गया है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। 85% लोग जो आराम से ठीक हो जाते हैं, 90% मैं बोलूँगा बिल्कुल आराम से बिना कुछ किए ठीक हो जाएंगे। चाहे जो ट्रीटमेंट ले लें आप, कुछ भी, तुलसी खा लें, काढ़ा ले लें, आप आराम कर लें, आप धूप ताप लें, कुछ भी करेंगे आप ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं भी करेंगे तो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो 5% है उसमें तो आप नहीं आएंगे। ये जानने के लिए कुछ टेस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो टेस्ट आप डॉक्टर से आपके संपर्क में रहें, अपने शहर के, अपनी सरकार के, ठीक है, या सिम्टम्स बढ़ने पर ज़रूर बताएं। आमतौर पर बाकी टेस्ट, यदि कोई सिम्टम ही नहीं है आपको, आप सिर्फ कोरोना पॉजिटिव है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, खुद को आइसोलेटेड रखिए। ये 3-4 हज़ार रुपये के आ जाते हैं मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट कीमत मुझे नहीं पता होगी, और ये बड़े आसान होते हैं देखना। ढीली नहीं होना चाहिए, उंगली गीली नहीं होना चाहिए, और आप लगा कर देख लेंगे। 94 के नीचे नहीं होना चाहिए। SpO2 थोड़ी देर के लिए होगा, चलेगा, कभी कभार हो जाता है, लेकिन आप चल कर देख लें 5-6 मिनट। यदि चलने के बाद 94 के से ऊपर बना हुआ है तो आप सेफर हैं काफ़ी हद तक, लेकिन बॉर्डर लाइन भी 94-95 चल रहा है तो मिल लें डॉक्टर को या बात कर लें। तो ये थी बात मेरी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको एक डॉक्टर के खुद की कहानी, खुद की स्टोरी से सीख मिलते हुए आपको दूसरों को सीख देने में काम आएगा, आपकी घबराहट को कम करेगा, और कोई ब्लंडर ना हो, आप सीरियस ना हो, इसका भी आपको मदद करेगा। जैसे मेरे एक सीनियर हैं, वो दूसरे शहर में हैं, वो 9 दिन तक कोई खास 9-10 दिन तक उनको कोई खास तकलीफ नहीं थी, लेकिन 11वें दिन पर उनके जो CT स्कैन हुआ उसमें उनको लगभग 60% करीब CT स्कैन में प्रॉब्लम है, मतलब 60% लंग उनका अफेक्टेड हो गया है। तो क्योंकि 9वें-10वें दिन पर जाकर भी कई बार लोगों को परेशान करता है, इसीलिए ज़रूरी है कि पहले ही थोड़ा सा इवैल्यूएशन हो जाना, देख लेना कहीं कि CT में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। ये मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगा। घबराने की बात नहीं है, ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, मेरे साथी सारे डॉक्टर्स ठीक हो रहे हैं, एक आध गंभीर भी हुए तो वो भी ठीक हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ सारे लोग ठीक हो जाएंगे यदि हम सही ढंग से सही समय पर स्टेप्स लें और दूसरों को इन्फेक्टेड होने से बचाएं। मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल। बताइए कि मेरा ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। मेरा क्या होगा आगे? मेरा ये होगा कि मैं अगले 15 दिन में फिटनेस गेन करने वाला हूँ फिर से, और 1 महीने में पूरी तरह से वर्क पर लौटने वाला हूँ, सारा फुल फ्लेजेड, पूरी एनर्जी के साथ। थैंक यू।